हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दीपक खंडेलवाल। वेलकम टू द आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस 2022 मैथ्स पेपर। और ये पेपर का जो डिस्कशन आपके लिए जेई एडवांस 2025 की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हम सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और कैसे अपने आप को टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बिल्कुल परफेक्ट रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर वन कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से रिलेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि यहाँ हमें इक्वेशन दे रखी है और इसके दो सॉल्यूशंस की बात करिए, Z1 एंड Z2, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि Z1 माइनस Z2 का मॉड का होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। Z⁴ माइनस मॉड Z⁴ इक्वल टू 4 आयोटा Z स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग Z⁴ माइनस मॉड Z स्क्वायर हमें पता है Z बार होता है, तो इसको लिख सकते हैं Z स्क्वायर Z बार का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा Z स्क्वायर। एंड नाउ दिस कैन बी रिटन एज Z स्क्वायर माइनस Z बार का स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। अगर Z को हम x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करें, Z को x प्लस आयोटा वाई से रिप्लेस करें इस इक्वेशन में, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये मिलेगा हमें एक्स वाई इक्वल टू 1। और इस कर्व से हम लोग फेमिलियर हैं, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इक्वल टू 1। और जैसा कि Z1 और Z2 के बारे में बता रखा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इज पॉजिटिव, तो हमारे पास जो Z1 होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और रियल पार्ट ऑफ Z2 इज नेगेटिव, तो Z2 डेफिनेटली क्वाड्रेंट 3 में होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, और मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। मॉड Z1 माइनस Z2 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो हम देखेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस अगर चाहिए तो वो हमेशा लाई करेंगे, ये Z1 होना चाहिए और ये Z2। तो दिस पॉइंट बिकम 1,1 एंड दिस पॉइंट बिकम -1,-1। ये वर्टेक्स होने चाहिए मिनिमम डिस्टेंस होने के लिए। तो मॉड Z1 माइनस Z2 ये डिस्टेंस कितनी होगी? वो डिस्टेंस होगी 2√2। तो मॉड Z1 माइनस Z2 के स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 8। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा पास 8। अब देख सकते हैं कि अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर ये एक हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर और यहाँ पे इसे कोऑर्डिनेट से भी लिंक करके क्वेश्चन को बनाया हुआ, तो इस कैटेगरी में हार्ड में रखा गया। बट इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो 2-3 मिनट में हो जाएगा, इजी कैलकुलेशन है। इस इजी कैलकुलेशन को सॉल्व किया जा सकता है। बट हार्ड की वजह से आप देखिए करेक्ट रेस्पॉन्स सिर्फ 3.49% स्टूडेंट्स के ही हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है, जिससे कि आप ये पूरा पेपर टाइम के साथ टाइमली आप उसको सॉल्व कर सकें। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि सक्सेसफुल टारगेट को सक्सेसफुली हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.75। तो सक्सेस की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.75, दैट इज 3/4। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4। क्वेश्चन में पूछा गया कि एटलीस्ट थ्री सक्सेसफुल हिट्स आर रिक्वायर्ड। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? जब भी एटलीस्ट आएगा हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, वो केसेस हटाने पड़ेंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है। तो कौन सा रिक्वायर्ड नहीं है? NC0, जब एक बार भी हिट नहीं हुआ हो, 1/4 प्लस NC1, n हिट्स में से एक हिट हुआ हो तो उसे लिखेंगे हम 3/4, 1/4 की पावर n-1, या फिर 2 हिट हुए हो, NC2, 3/4 का स्क्वायर और 1/4 n-2। ये हमारे सक्सेसफुली जो टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो कितनी होनी चाहिए? उसने बोला नॉट लेस देन 0.95, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0.95। अब वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 9n² माइनस 3n प्लस 2 लेस देन 4n डिवाइड बाई 10। तो जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 9n² माइनस 3n प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 4n डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर n की वैल्यू रख रख कर देखना पड़ेगा कि ये मिनिमम वैल्यू क्या रखेंगे जिससे कि इक्वेशन ट्रू बनी रखे। तो हम लोग जब हिट एंड ट्रायल से रख रख के देखेंगे n1 2 3 4 5, तो ये मिनिमम वैल्यू जो इस पर सेटिस्फाई करेगी वो आएगी n=6। तो मिनिमम रिक्वायर्ड हिट्स वो आएगा, आंसर आएगा n=6। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें एक सर्कल गिवन हुआ है, x² प्लस y² इक्वल टू r², जिसका सेंटर इज ओरिजिन O। यहाँ पे कॉर्ड गिवन है PQ। इसकी इक्वेशन हमें पता है x प्लस 2y इक्वल टू लिख सकते हैं हम 5/2। उसमें एक ट्राइंगल अगर OPQ बनाते हैं
तो उसका सर्कम सेंटर वो x प्लस 2y इक्वल टू 4 लाइन पर है, मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो ये ट्राइंगल ओ पी क्यू है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका सर्कम सेंटर इसके परपेंडिकुलर पे ही लाई करेगा। तो हमारा सर्कम सेंटर सपोज दिस इज ए और ये पॉइंट इज दिस पॉइंट इज बी। हम ये भी देख सकते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब बात करते हैं ओ ए डिस्टेंस की, बात करते हैं ओ ए डिस्टेंस सर्कम सेंटर, वो जो ए पॉइंट्स पे लाई कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस ओ ए, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी आएगी, वो आएगी 4/√5। सिमिलरली अगर बात करें ओ बी डिस्टेंस की तो ओ बी डिस्टेंस कितना आएगा, √5/2, डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन, तो कितना आएगा, √5/2। नाउ अगर हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात करें और हम साइन रूल लगाएं तो यहां पे थीटा, तो r/sin थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2 सर्कम रेडियस 2r। और हमें पता है कि जो OA है बेसिकली वो सर्कम रेडियस है, ये क्या है, सर्कम रेडियस। तो हम यहां लिख सकते हैं r/sin थीटा इक्वल टू 8/√5। इसी नेक्स्ट बात करते हैं कि ट्राइंगल OPB की बात करें तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू अगर बात करें तो आएगा OB डिवाइड बाई R, और OB हम पहले निकाल चुके हैं, कितना आएगा, √5 डिवाइड बाई 2R। अगर इसको यहाँ रिप्लेस करें हम तो हमें मिलेगा r² 2r² बाई √5 इक्वल टू 8/√5 विच इंप्लाइज r इक्वल टू 2। तो आप देखते हैं कितनी सिंपल कैलकुलेशन से आंसर आ जाएगा। तो ये r इक्वल टू 2। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन सर्कल का है बट किसी और अप्रोच से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैट्रिक्स हमें दे रखा है कि 2/2 का मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस ऑफ ए इज 3 एंड ट्रेस ऑफ a³ इज -18। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने हमारे मैट्रिक्स ए को हमने मान लिया AB, एक डायगोनल मैट्रिक्स मान लिया। उससे हुआ क्या कि a³ निकालना भी हमारे लिए आसान हो गया, विच इज इक्वल टू a³ 0 0 और b³। ना हमें क्या दे रखा है, a प्लस बी गिवन है 3, ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, a प्लस बी कितना गिवन है 3, और हमें दे रखा है a³ प्लस b³ वो कितना गिवन है -18, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम देख सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी, AB। तो हमें AB फाइंड आउट करना है। यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, ये बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब -3AB इंटू a प्लस बी इक्वल टू कितना लिखा है, -18। हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, कितना बनेगा 27 -3AB, ये फाइंड आउट करना है, इंटू 3 इक्वल टू -18। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो AB इक्वल टू 5। तो मैं डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5, एंड आंसर विल बी 5, राइट। ठीक है, तो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ दे रखा है fx gx, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ x। बेसिकली हमें पूछा गया है कि f ऑफ gx में नंबर ऑफ पॉइंट्स जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और नॉन डिफरेंशिएबल है। तो f ऑफ gx की बात करेंगे, हम डायरेक्टली लिखे इस चीज को, तो क्या लिख सकते हैं, 2 फ्रैक्शन ऑफ x -1 प्लस 2 फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो वहाँ मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 फ्रैक्शन ऑफ x प्लस 1। अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कहाँ होगी, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ, मॉड कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन फ्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस बनाता है। फ्रैक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर होगा, जहां पर वो इंटीजर बन रहा होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रैक्शन जो इंटीजर बनेगा वो सिर्फ एक ही पॉइंट बन रहा होगा, x इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इंटरवल क्या दे रखा है, -1 to 1, तो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक ही पॉइंट ऐसा होगा जब मेरा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी जगह फंक्शन क्या बना रहेगा, कंटिन्यूअस। दूसरी बात करते हैं f ऑफ g कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा,
तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर होगा, जहां पर मॉड ब्रेक होगा। मॉड कहाँ पर ब्रेक होगा, और प्लस जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मॉड जो ब्रेक होगा वो होगा फ्रैक्शन एक्स, जब क्या होगा, हाफ के इक्वल होगा। तो एक्स कहाँ का ऐसा होगा, इंटरवल -1 to 1 में माइनस हाफ पर होगा और हाफ पर होगा। तो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस जो होगा, जो सी होगा, नंबर ऑफ पॉइंट जहाँ डिसकंटिन्यूअस वो कितना आएगा, एक आएगा, विच इज एक्स इक्वल टू 0। फंक्शन जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा 3 पॉइंट होंगे, एक तो एक्स इक्वल टू 0 जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और दूसरा 2 पॉइंट और होंगे जो एक्स इक्वल टू माइनस हाफ और हाफ, जहां फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ जी से ग्राफ बनाना होगा, उसके लिए हमें एफ ऑफ जी से ग्राफ बनाकर आप चेक कर सकते हैं कहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है और कहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। तो यहां पर मुझे आंसर पूछा गया सी प्लस डी, तो सी प्लस डी कितने पॉइंट आ जाएंगे, 4। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 4√2, यह फॉर्मूला लगाएंगे sin 3x प्लस साइन एक्स साइन सी प्लस साइन डी, तो इट विल बिकम 2 sin 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 sin 2x sin 3x बाई 2 प्लस cos 5x बाई 2 माइनस cos 3x बाई 2 माइनस √2 1 प्लस cos 2x। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, ये बनेगा 8√2 sin 2x cos x अपॉन 2 sin 2x sin 3x बाई 2 प्लस cos c माइनस cos d, तो माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, दैट इज 2x sin of x बाई 2 माइनस √2 इंटू 2 cos स्क्वायर x। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2 sin 2x, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 8√2 sin 2x cos x अपॉन 2 sin 2x कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा sin 3x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 माइनस 2√2 cos स्क्वायर x। यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 8√2 sin 2x इंटू cos x अपॉन 2 sin 2x। अगर यहाँ बात करें sin c माइनस sin d, तो पहले बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 इज 3x बाई 2 प्लस x बाई 2, दैट इज 2x, तो यहाँ बनेगा 2 cos x इंटू साइन c माइनस d बाई 2, साइन c माइनस d बाई 2, दैट इज साइन x बाई 2 माइनस 2√2 cos स्क्वायर x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, यहाँ साइन 2x को वापस रिप्लेस कर देते हैं, तो बनेगा 16√2 साइन x cos स्क्वायर x अपॉन 8 साइन x cos स्क्वायर x साइन x बाई 2 माइनस 2√2 cos स्क्वायर x। अब देखिए cos स्क्वायर x कॉमन आगे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 16√2 इंटू साइन एक्स अपॉन 8 साइन एक्स बाई 2 माइनस 2√2। जब लिमिट रखेंगे यहाँ पे पाई बाई 2, तो बनेगा 16√2 अपॉन 8 इंटू ये 1 हो जाएगा 1 बाई √2 माइनस 2√2, तो इट विल बिकम 8। तो आंसर ऑफ दिस लिमिट इज 8। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे फंक्शन के बारे में पूछा गया, फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग या फिर फंक्शन की वैल्यू, तो पहले हमें फंक्शन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब जैसा कि यहाँ दे रखा है एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 1 बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स।
ये बन जाएगा आपका log ऑफ एफ एक्स, और यहाँ बन गया tan इनवर्स इंटीग्रेशन, तो 1/b tan इनवर्स x/b प्लस c। हमें वैल्यू गिवन है एफ ऑफ 0 1 इक्वल टू 1, तो इनिशियल वैल्यू से c निकालेंगे, तो जब मैं x इक्वल टू 0 रखेंगे तो एफ एक्स कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो c कितना आ गया 0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि log ऑफ एफ एक्स वो कितना आ गया 1/b tan इनवर्स x/b, और मैं एफ एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स क्या बन जाएगा e रेज टू पावर 1/b tan इनवर्स x/b। यहाँ हम देख सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, और इसी चीज़ को अगर यहाँ पर इस्तेमाल करें कि एफ डैश एक्स एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ये भी हमेशा पूरा पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स हमेशा कैसा आ गया ऑलवेज पॉजिटिव। एफ डैश हमेशा पॉजिटिव है तो कैसा फंक्शन होगा, हमेशा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। एंड यहाँ पर ये वाला भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी 0, तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स तो बेसिकली सिंपली ई रेज पर 0 बन जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1, तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा यहाँ पे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमें यहाँ क्या दे रखा है, एक हाइपरबोला एंड टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट पॉइंट 1 को मतलब एट पॉइंट पी पासिस थ्रू पॉइंट 1,0। तो हम इसका डायग्राम बनाएं। तो दिस इज द हाइपरबोला, यहाँ पे इसने एक टेंजेंट बनाई पी पर हमने, तो किस पॉइंट से पास हो रही है 1,0, एंड एक नॉर्मल है, ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो मुझे पूछा कि एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस हाइपरबोला एज वेल एज एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। साथ में ये भी बोला गया है कि ये कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर नॉर्मल कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी -1। तो टेंजेंट की स्लोप क्योंकि 90 डिग्री है तो टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी m इक्वल टू 1। नाउ अगर हम इस हाइपरबोला की टेंजेंट की बात करें, लिखेंगे हम x sec थीटा बाई a माइनस y बाई b tan थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे इस टेंजेंट के बारे में दो चीज़ें पता है, एक तो 1,0 से पास हो रही है और दूसरा इसकी स्लोप 1 है। तो सबसे पहले तुम इसे 1,0 से पास कराया, 1,0 से जिससे पास कराएंगे तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। हमने पी पॉइंट क्या एज्यूम किया है a सेक थीटा कॉमा b tan थीटा, तो सेक थीटा कितना आ गया a। नाउ स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करें तो यहां से हम देखेंगे तो स्लोप कितना आ गया सेक थीटा बाई a इंटू बी बाई tan थीटा, और वो इक्वल टू कितना गिवन है a, और सेक थीटा भी a पता है, तो यहाँ से सॉल्व होकर tan थीटा कितना आ गया b। सेक थीटा a और tan थीटा b आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा p पॉइंट है, वो क्या बन जाएगा a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट थिंग, हमें पता है कि इसकी स्लोप 1 है, तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री, तो ये दोनों लेंथ भी क्या होंगी इक्वल होंगे। तो ये ट्राइंगल कैसा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये ब्रांच है, ये हमारी टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। हमें पता है अब ये a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर इसका पॉइंट है और एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है b स्क्वायर, और ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी b स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री है, तो ये लेंथ इक्वल टू ये लेंथ होगा और ये भी इसके बराबर होगा, तो ये भी b स्क्वायर होगा और ये भी b स्क्वायर। तो PAB ट्राइंगल PAB के एरिया की बात करें, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB की बात करें तो बनेगा हाफ b स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, दैट इज b रेज़ टू पावर 4। अब बात करते हैं एसेंट्रिसिटी की। जैसा कि एसेंट्रिसिटी की रेंज फाइंड आउट करनी है हमें, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। जैसा कि हमारे पास पता है हमें कि हमारी जो टेंजेंट है वो क्या x माइनस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि कहाँ से पास हो रही है 1,0 से ये पास हो रही है, और ये p पॉइंट जो हमारा है वो a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर है, तो ये कहाँ से पास होगी x a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर से पास होगी। तो हमें एक रिलेशन पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू
1 है हमारे पास। नाउ एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। हमें पता है ए ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से रेंज निकालेंगे एसेंट्रिसिटी की, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 1, और जब मैक्सिमम देखेंगे हम इन्फिनिटी रखेंगे तो कितना आएगा √2। तो एसेंट्रिसिटी क्या आएगा 1 से √2, और एरिया कितना आएगा b⁴। तो हम देख सकते हैं 2 हमारे आंसर, राइट। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। इट इज वंडरफुल क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करके सॉल्व करनी पड़ेगी, तो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। तो यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि f(0) = 0। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे कि लिमिट गिवन हमें x × 0 कि gx = 1 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x × 0 gx वो इक्वल टू होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x/x), तो कितने किसके बराबर हो जाएगा 1 के इक्वल। नाउ हमें डिफरेंशियबिलिटी की बात करनी है, f डिफरेंशिएबल, तो f' हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x + h) माइनस f(x) अपॉन h। f(x + h) यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें इसको, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f(x + h) की वैल्यू होगी f(x + f(h) प्लस f(x) × f(h) और माइनस f(x) अपॉन h। तो ये हम देख सकते हैं ये बनेगा लिमिट h × 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, fh कॉमन आ जाएगा, तो f(h) × 1 + f(x) अपॉन h। यहां से हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अब, तो f'(x) इक्वल टू 1 + f(x) एक तरह से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और लिमिट h × 0 f(h/h). हमने अभी ये हमने प्रूव किया कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो जब मैं 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो f'(x) इक्वल टू 1 + f(x) और ये हो जाएगा × 1। नाउ f'(x) by 1 + f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे dx इक्वल टू dx इंटीग्रेशन, तो यह हमें वैल्यू मिलेगी log of 1 + f(x) इक्वल टू x + c। हमें ये भी पता है कि f(0) हमने प्रूव किया था f(0) पर वैल्यू कितनी आ रही है 0, तो f(0) इज गिवन एज 0, तो जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c बिकम 0। तो अब एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास जो f(x) आएगा वो आएगा e⁻x - 1, और ये हमें पता है कि हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ f'(x) की बात करेंगे तो बनेगा e⁻x, तो कैन से f'(0) इज 1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बात करते हैं जी ऑप्शन की, g(0) इज 1, g(0) इज 1, तो हमें चेक करना जी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ g। नाउ लेट्स स्टार्ट। gx हमें पता है कि वो है f(x/x), f(x) हमने अभी भी फाइंड आउट किया है, तो gx की वैल्यू हो जाएगी e⁻x - 1 अपॉन x। यहाँ पर अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, इट इज ओनली वन पॉइंट जहाँ प्रॉब्लमेटिक है, विच इज x इक्वल टू 0, तो हम 0 पर चेक करते हैं, तो g'0 इक्वल टू 0 प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻0 + h माइनस 1 अपॉन h माइनस g(0) हमें पता है वो 1 दे रखा है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और गिवन भी है, डिवाइड बाई h, सिंप्लीफाइंग लिमिट h × 0 e⁻h माइनस 1 माइनस h अपॉन h स्क्वायर, और इसकी लिमिट हमें पता है कितनी आती है हाफ। सिमिलरली अगर g'0 माइनस भी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आएगी हाफ, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LSD इक्वल टू RSD, तो फंक्शन g इज डिफरेंशिएबल इफ g(0) गिवन इज 1, तो यहाँ ऑप्शन करेक्ट होंगे A, B एंड D। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप इजीली से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गिवन है एक प्लेन विच इज गिवन है α(x, βy, γ, z इक्वल टू डेल्टा, एक पॉइंट दे रखा है 3,
1 0 -1, इसकी मिरर इमेज आ रही है 3 2 तो जो अगर हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें पता है कि ये पॉइंट हमें गिवन है, लेट्स सपोज P एंड दिस इज Q, तो हम जानते हैं PQ होगा वो किसके पैरेलल होगा, नॉर्मल के। तो PQ के डायरेक्शन रेशियो देखें, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ वो कितना होगा, वो होगा 2 2 2 0। प्रोपोर्शनली देख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसे 1 1 0। तो हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू डेल्टा। यहां से हम कह सकते हैं कि अल्फा 1 है, बीटा 1 है और गामा विल बी 0। सेकेंड थिंग, इसका जो मिड पॉइंट होगा, डेट सपोज आर मिड पॉइंट जो होगा वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं 2 1 0 इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से डेल्टा कितना आ जाएगा 3। तो हमारे पास यहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबकी वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास मिल जाएंगे हमें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बी भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा, डेल्टा माइनस गामा बिकम 3 एंड अल्फा डेल्टा प्लस बीटा तो वो भी हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट आ जाएगा एंड डी इज ऑप्शन करेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ गिवन है मुझे यू वेक्टर, यू वेक्टर बेसिकली क्या है, डब्ल्यू का प्रोजेक्शन अलोंग पी क्यू। तो हम लिखेंगे डब्ल्यू डॉट पी क्यू वैक्टर अपॉन मॉड पी क्यू इंटू पी क्यू की डायरेक्शन पी क्यू यूनिट वैक्टर। ऐसे वी वेक्टर लिखेंगे हम डब्ल्यू का प्रोजेक्शन ऑन पी एस, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू डॉट पी एस वैक्टर अपॉन मॉड पी एस इंटू पी एस का यूनिट वैक्टर। इन दोनों की वैल्यू यहाँ जब इस इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा रिलेशन, वो रिलेशन आएगा a प्लस बी मॉड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस जब v से डॉट देखेंगे हम तो आएगा हमारे पास a माइनस बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मॉड ऑफ w इज रूट 2। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास सिंपली होके आएगा a इक्वल टू बी। नाउ हमें दूसरी कंडीशन दे रखी है ए और बी को फाइंड करें, पैरेललोग्राम का एरिया वो गिवन है 8। तो पैरेललोग्राम का एरिया लिखेंगे हम पी क्यू क्रॉस पी एस का मॉड, वो गिवन है हमें 8। पी क्यू वेक्टर जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए टाइम्स आई प्लस जे क्रॉस ए टाइम्स आई माइनस जे का मॉड इक्वल टू 8। इसको जब सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा a इक्वल टू 2 एंड सिमिलरली b इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन इज करेक्ट। अब लेंथ ऑफ डायगोनल की बात सिमिलरली b तो रॉन्ग होना ही है, एंगल बाइसेक्टर डब्ल्यू पी हो नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू की और पी क्यू की डायरेक्शन सेम है। बात करते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करेंगे तो लेंथ ऑफ डायगोनल जब देखेंगे तो हो जाएगा पी क्यू प्लस पी एस वैक्टर which become 2i plus 2j plus 2i minus 2j, तो हो जाएगा 4i कैप। तो इसकी लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी 4, तो दिस विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो बाइनोमियल थ्योरम का बहुत डिफिकल्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि इस डेटा को पहले हम लिख लेते हैं उधर। तो एफ एम एन पी एम कॉमा एन कॉमा पी equal to sigma I equal to 0 to P MCI n plus ICP and P plus n CP minus right। तो देखिए इस पहले सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या बनेगा ये MCI। अब यहाँ पे मूव कौन करा, आई मूव करते लिखेंगे पहले m फैक्टोरियल डिवाइड बाई m माइनस आई फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस p इंटू p फैक्टोरियल p प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, दोनों को माइनस करेंगे तो बनेगा n प्लस आई फैक्टोरियल इंटू आई फैक्टोरियल। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे n प्लस आई तो कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ पे हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं n प्लस पी फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो ये तो क्या बन गया हमारे पास n प्लस पी सी पी, इसे एम सी आई रखते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है तो उसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल आई और m प्लस आई माइनस, तो ये बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल एन सी आई माइनस पी। तो यहाँ बात करें तो यहाँ p कांस्टेंट है, तो n प्लस पी सी पी कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचेगा सिग्मा आई इक्वल टू 0 से p एम सी आई एन सी आई माइनस पी। तो जब ऊपर कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट चल रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस पी सी पी, और ये सिग्मा बन जाएगा हमारे पास m प्लस एन सी पी। ये हमारे पास एफ एम एन पी की वैल्यू आ गई। अब हमें जी एम एन में वैल्यू पुट करनी है, तो हम जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसकी वैल्यू आई थी सिग्मा एन प्लस पी सी पी और साथ में आता एम एन एम प्लस एन सी पी। वैल्यू दे रखी पी की 0 से लेकर एम प्लस एन, और डिवाइड में इसी में है एन प्लस पी सी पी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और सिग्मा एम प्लस एन सी पी है, सारी 0 से लेकर एम प्लस एन सारी वैल्यू कवर हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 रेज टू पावर एम प्लस एन। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जी ऑफ एम कॉमा एन की वैल्यू आ गई 2 रेज टू पावर एम प्लस एन। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा जी एम एन फंक्शन आ गया 2 रेज टू पावर एम प्लस एन। अब ये फंक्शन है जो एम और एन में सिमेट्रिक फंक्शन है, एम और एन में सिमेट्रिक फंक्शन है, तो चाहे एम कॉमा एन या फिर एन कॉमा एम दोनों पर वैल्यू सेम आएगी। सिमिलरली हम बी ऑप्शन की बात करेंगे तो एम कॉमा एन प्लस वन या एम प्लस एन कॉमा एन, यहाँ पर भी क्या आएगी वैल्यू सेम आएंगी। अब बात करते हैं 2m कॉमा 2n पर क्या है। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है तो हमें इनको चेक करना पड़ेगा। तो जब हम g कॉमा 2m कॉमा 2n की बात करेंगे तो ये बनेगा 2 रेज टू पावर 2m प्लस 2n, तो इसे लिख सकते हैं हम 2 रेज टू पावर m प्लस n का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा g m कॉमा n का होल स्क्वायर। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सही से पढ़ेंगे देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली 4 डेज 15 डेज में से कवर करना है, बट उसने बताया कि कोई भी नो टू विजिट्स टेक प्लेस ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो बेसिकली क्वेश्चन किस तरह से बन गया कि 15 डेज में से आपको 4 डेज सेलेक्ट करने, और वो किस तरह के हों, 4 ऑब्जेक्ट में से 15 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें से कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नहीं हो। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, तो आंसर क्या आएगा 15 माइनस 4 प्लस 1 C4, दैट इज 12 C4, और वही हमारा आंसर होगा 495। तो इसका आंसर होगा 495, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 रूम्स आर अवेलेबल और 6 पर्सन्स को अकोमोडेट करना है इन 4 रूम्स है, बट कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि कम से कम एक पर्सन एक रूम में हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो 6 पर्सन्स को आपको कितने रूम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4 रूम्स में। तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1 1 2 और 2। दिस इज द ओनली वे जिससे कि आप 6 पर्सन को 4 रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसमें कम से कम एक हो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रुपिंग का क्वेश्चन है, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल एक जैसे ग्रुप हो तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हमने 2 का ग्रुप बनाया, 2 का बनाया, 2 ग्रुप फिर एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो हो गया ग्रुपिंग। इनटू इन 4 ग्रुप को कितने रूम में डिस्ट्रीब्यूट करना, 4 में, तो क्या करना पड़ेगा इनटू 4 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1080 एंड दिस विल बी आवर आंसर, राइट। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको एक बार। क्वेश्चन देखा आपने, तो यहाँ पे हमें 2 डाइस की बात कर रहे हैं और सम ऑफ नंबर ऑन द फेस इज ऑब्जर्व। हमें सम की बात करी है, सम में उसने बोला कि 2 तरह के सम की बात करी है कि सम इज आइदर प्राइम नंबर और परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे और कौन से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो सम मैक्सिमम मिनिमम 2 से लेकर कहाँ तक जा सकता है, 12 तक जा सकता है। तो हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे 2 से 12 में, पहले वो देख लेते हैं। 2 3 5 7 11। और परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, 4
और 9। तो 2 को आने के कितने केस बनेंगे, केसेस कितने बनेंगे वो देख रहे हैं हम यहाँ पे, राइट। केसेस कितने बनेंगे, तो 2 बनाने का सिर्फ एक ही केस है 1,1, एक केस बनेगा। 3 आने कितने केस बनते हैं, 2 बनेंगे। 4 आने कितने केस बनते हैं, 3 केसेस बनते हैं। 5 आने के 4 केसेस बनेंगे। 7 आने के मैक्सिमम 6 केसेस पॉसिबल है। सिमिलरली 8 की बात करें तो 7 आता, 9 के लिए कितने केसेस हो जाएंगे हमारे पास, 7 के लिए 6 केसेस होंगे, मैक्सिमम केसेस होंगे, उसके बाद रिड्यूस होना शुरू होता है। तो 8 के लिए केसेस कितने होते हैं हमारे पास, 5। सिमिलरली 9 के लिए कितने केस होते हैं, 4। 11 के लिए कितने केस होते हैं हमारे पास, 2। तो सम या तो हमारे पास प्राइम नंबर या परफेक्ट स्क्वायर हो, तो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं हमारे पास, 6, 4, 10, आप काउंट कर सकते हैं। तो टोटल कितने केसेस आएंगे हमारे पास, 22 केसेस। 22 केसेस ऐसे होंगे जब सम हमारे पास प्राइम नंबर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ देखिए केसेस टोटल कितने होंगे हमारे पास, 22 केसेस ऐसे होंगे जब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा या फिर प्राइम नंबर बनेगा। लेकिन प्राइम नंबर भी नहीं और परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं हो, ऐसे कितने केसेस बनेंगे, 14। और ना ही हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो, ना ही हमारे पास प्राइम नंबर हो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 14/36। और प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल 7/36। अब निकालते हैं हम लोग। उसने बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए बिफोर प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाले केसेस होंगे वो क्या बनेंगे, कि प्राइम नंबर आ जाए तो 7/36 प्लस, हो सकता है प्राइम नंबर नहीं आया पहले थ्रो में, तो हमें उसने बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया और प्राइम नंबर भी नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, 14/36 केसेस होंगे और फिर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो उसके लिए कितनी की प्रोबेबिलिटी होगी, 7/36। इसी तरह से एक जीपी बन जाएगी हमारे पास। लेकिन हमें उसमें से कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए, कि जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो हमारे पास फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसमें ऑड नंबर वाला हो। तो ऑड नंबर के लिए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/36। तो प्राइम नंबर हो लेकिन कैसा हो, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर बट कौन सा वाला हो, ऑड नंबर वाला हो। तो आंसर क्या आएगा, 4/36। लेकिन पहले थ्रो में नहीं आया, दूसरे थ्रो में आया। तो पहले थ्रो में क्या होगी प्रोबेबिलिटी, कि 14/36, कि परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आ रहा और साथ ही साथ प्राइम नंबर भी नहीं आ रहा। लेकिन दूसरे थ्रो में हमारे पास क्या आ जाए, वो ऑड नंबर आ जाए परफेक्ट स्क्वायर, तो 4/36 एंड सो ऑन। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 4/36 डिवाइड बाई 1 माइनस 14/36 अपॉन 7/36 डिवाइड बाई 1 माइनस 14/36, तो इट विल बिकम 4/7। हमें पूछा गया 14 इंटू पी, तो क्या लिखेंगे आंसर, 14 इंटू 4/7, तो आंसर बिकम 8। आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ एक्स दे रखे हैं 4x अपॉन 4x प्लस 2। एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करें तो ये बनेगा 4(1 माइनस एक्स अपॉन 4(1 माइनस एक्स प्लस 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4(x। तो इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं बनेगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का सम कितना आएगा, 1। इसका फायदा क्या हुआ, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास अगर ये एक्स की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये बेसिकली क्या बन गया, 1 माइनस एक्स। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस कितना बन गया, 1। इस तरह से सारे दो दो पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, इसे 19 पेयर बनेंगे और प्लस एक मिडिल टर्म रह जाएगी। और मिडिल टर्म क्या होगी, एफ ऑफ 20/40 और माइनस क्या गिवन अलग से, एफ ऑफ हाफ। तो हम देखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 19, कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये इंटीग्रेट से रिलेट हो रहा है क्वेश्चन और यहाँ पर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए 0 से पाई इन दोनों टर्म को हम सेपरेट कर लेते हैं। तो एक टर्म बनेगी एफ डैश एक्स कॉस एक्स, दूसरी टर्म बनेगी 0 टू पाई कैपिटल एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, और दोनों का सम कितना गिवन है मुझे, 2। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें पता है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ डैश एक्स। इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको एज इट इज रखते चलते हैं। 0 से पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस, तो ये बनेगा एफ एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस 0 टू पाई
0 टू पाई, इसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, और ये कितना गिवन है 2। हमें पता है इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 0, तो हमारे पास क्या बचा 0 टू पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम एफ एक्स, तो माइनस 0 टू पाई एफ एक्स, और यहाँ है हमारे पास साइन एक्स डी एक्स, और इसकी पूरे की वैल्यू गिवन है 2। 0 से पाई एफ डैश एक्स कॉस एक्स डी एक्स, फिर से मैं बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन है दिस सेकंड फंक्शन, तो माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन, सो एफ एक्स को रोका, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स 0 से पाई, तो हमने यहाँ इंटीग्रेट किया, एफ एक्स का रोका, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले से देखा था यह क्या हो जाएगा प्लस 0 टू पाई, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स, और इक्वल टू गिवन है 2। हम देख सकते हैं ये फर्स्ट टर्म ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये लिखा है एफ एक्स कॉस एक्स 0 टू पाई इक्वल टू 2 एफ ऑफ पाई इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ 0 कॉस ऑफ 0 इक्वल टू 2। सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें गिवन है एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितने रखी है -6, तो ये -6 कॉस पाई होता है -1 माइनस एफ ऑफ 0 कॉस 0 इज 1 दैट इज 2, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 4, और हमें वही फाइंड आउट करना था एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ गई 4, राइट। नेक्स्ट हमें एफ ऑफ थीटा गिवन है और मुझे फाइंड आउट करना लोकल मिनिमा एट दिस थीटा। अगर बात करें थीटा बिलोंग टू लैम्डा 1 पाई से लेकर लैम्डा आर पाई, बट लैम्डा भी मुझे गिवन है 0 टू 1, तो बेसिकली थीटा प्रिसाइजली 0 टू पाई के बीच में बात कर रहा है वो। तो पहले हम एफ ऑफ थीटा को सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर कितना 1 प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं और 1 प्लस साइन 2 थीटा हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा, इट विल बिकम साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और प्लस 2, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो बनेगा साइन 2 थीटा माइनस हाफ का स्क्वायर, और बन गया 7/4। तो अब यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ थीटा, ये एफ थीटा मिनिमम किस वैल्यू पर होगा एट, जब साइन 2 थीटा क्या बनेगा, जब साइन 2 थीटा किसकी इक्वल आएगा हाफ की इक्वल आएगा, तो साइन 2 थीटा हाफ कहां बनाना है, तो 2 थीटा किसकी इक्वल आएगा, या तो π/6 या फिर 5π/6, तो थीटा कितना आ जाएगा π/12 एंड 5π/12, और ये मिनिमम की वैल्यूज है, तो यहां पर जब मैं कंपेयर करूंगा तो लैम्डा 1 कितना आ गया 1/12, लैम्डा 2 कितना आ गया 5/12। हमें क्या चाहिए, इन सभी वैल्यूज का क्या चाहिए सम चाहिए, तो हम सम देख सकते हैं कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 कितना आ गया 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो यहां पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया 18 क्वेश्चंस का। नाउ विल स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर। तो देखिए सबसे पेपर की बात करें हम, तो पेपर फिर से अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लेवल की कैलकुलेशंस थी, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा रिक्वायर्ड था। तो यहाँ पर फिर से अगर बात करें 50% मॉडरेट क्वेश्चन का एंड टफ क्वेश्चन भी अराउंड 25% के आसपास टफ क्वेश्चन थे। टफ क्वेश्चन देखने में भले ही कि बहुत देखने में बड़े डिफिकल्ट लग रहे थे, बट उतने डिफिकल्ट थे नहीं। उनकी कैलकुलेशन और उनकी अप्रोच अगर आपने सही से पकड़ ली तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने वो हार्ड क्वेश्चन सिर्फ देखते ही छोड़ दिए। वो नहीं करना। आपको इस सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स को और इम्प्रूव करने के लिए और सब्जेक्ट में मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट की बारीकी समझनी पड़ेगी। जब ये दोनों चीज़ आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन लेंथी नहीं है, उसकी अप्रोच आपको बहुत जल्दी क्लिक होते ही आप वो मतलब विद इन 1 और 2 मिनट सॉल्व हो जाएगा। तो ये डिस्कशन उस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिससे कि आप बारीकी समझ पाए कि कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं हो सकता, वही एडवांस में पूछा जाता है और वही ट्रिक इंपॉर्टेंट है।
तो इसी चीज़ को अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे फिर से वही बताया है कि मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ बच्चे क्वेश्चंस की लैंग्वेज या क्वेश्चंस का बड़ा या लेंथी देखकर ही छोड़ दिया उन्होंने, और वो डिफिकल्टी भी महसूस करी। और बाकी जो मॉडरेट क्वेश्चन थे तो वहाँ पे उन्होंने ट्रिकीनेस की वजह से वहाँ पर फंस गए और वहाँ पे रॉन्ग रेस्पॉन्सेज फिल करे। इसी वजह से उनकी जो मेजोरिटी ऑफ मार्क्स हैं वो आप देखोगे तो लगभग 0 से लेकर 30 मार्क्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो। और लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही जेड मार्क्स की तैयारी करते रहे, उसको बारीक से एनालिसिस किया, तो उन्होंने कई अच्छे मार्क्स भी गेन किए। और आप देखोगे 100 के ऊपर भी कुछ बच्चों ने मार्क्स गेन किए। तो मैक्सिमम मार्क्स किसी बच्चे ने 124 भी यहाँ पर गेन किए मैथ्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट की बारीकी पता थी उसे। तो ये एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से ये कहूँगा कि जो भी जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन डिस्कशंस को बहुत सीरियसली लें और इस सीरीज़ का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि इस सीरीज़ से आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट होगा एडवांस की क्वेश्चंस की क्लैरिटी के लिए, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना उसके लिए, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स।